नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बाद एक फैसला दिया है। उस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस के एम जोसेफ कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा सरकार संविधान को नहीं मान रही है, मनमाने ढंग से काम कर रही है। और कौन सा वो फैसला है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है। आपको मैं बताऊं कि 17 जनवरी 2023 को इसी सुप्रीम कोर्ट सीरीज के जरिए एक एपिसोड किया था, जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसा फैसला लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस के एम जोसेफ हो सकता है इस्तीफा भी दे दें या फैसला भी सुना दें। आज उन्होंने फैसला सुनाया और फैसले के जरिए 5 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस के एम जोसेफ उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, जस्टिस अजय रस्तोगी थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, जस्टिस हरिकेश रॉय थे, जस्टिस सिटी रवि कुमार थे। इन लोगों ने एक स्वर में, किसी का फैसला बटा नहीं। याद कीजिए कि जब भी सरकार पे कोई आरोप लगता है तो फैसला आता है तो जजों की राय बट के आती है। इस फैसले में सभी जजों ने एक स्वर से कहा सरकार गैर संवैधानिक नियुक्तियां कर रही है। किसकी नियुक्तियां कर रही है? चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां हो रही है, जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो सरकार मनमाने ढंग से कर रही है। किसी भी चुनाव आयुक्त को सरकार 6 साल पूरा नहीं होने देती है। खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त तो 6 साल पूरा करते ही नहीं है। पिछले 7 सालों में 2015 से 2022 तक 7 मुख्य न्यायाधीश बदल दिए गए, जबकि पहले की जो सरकार थी उसमें 10 सालों में 6 चीफ जस्टिस बदले। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी 7 साल पहले 2015 में। अनूप बड़नवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं 2015 में। कहते हैं भारत सरकार जो चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां कर रही है वो मनमाने ढंग से कर रही है, कोई पारदर्शिता नहीं है। और जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हो रहा है वो अपने तरीके से चुनाव आयोग को चला रहा है, वो कोई संविधान को नहीं मान रहा है, वो सिर्फ सत्ता के में जो आका बैठे हैं उसको मानता है। जाहिर सी बात है, चुनाव में धांधली की शिकायतें, चुनाव में ईवीएम मैनिपुलेशन की शिकायतें बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी नहीं सुना। आप एक फैसला आपको इलेक्शन कमीशन का नहीं मिलेगा जिसमें सत्ताधारी दल, पार्टी जो है, उस पार्टी पर कभी सवालिया निशान चुनाव आयोग ने लगाया। उल्टे चुनाव आयोग जो चुनाव जीत गए उनकी विधायकी तक खत्म कर देता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को इसी चुनाव आयोग जीते हुए थे, इसी चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दिया था कि इनकी विधायकी खत्म की जाए। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग में जो आयुक्त है उनके अपॉइंटमेंट नियुक्ति को लेकर ये सवाल था। आज चुनाव आयोग ने, हालांकि इसकी सुनवाई नवंबर महीने में, मैं आपको यहाँ बताऊं कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हलचल शुरू हो जाती है। आप सोचिए कि 2015 की याचिका 2022 में चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुनवाई उस पर शुरू हुई, और सुनवाई जब शुरू हुई 24 नवंबर को पूरी सुनवाई कर ली गई। फैसला सुरक्षित रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि के एम जोसेफ कह रहे थे कि फैसला हम सुनाएंगे, नहीं तो हम रिजाइन देंगे। और आज जो फैसला आया उसमें 5 जजों ने जिस तरीके से एक साथ कहा कि सरकार ने इसके पहले जो भी नियुक्तियां की है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(2) का उल्लंघन है। सवाल तब पैदा हुआ था जब नवंबर के महीने में 24 घंटे के अंदर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मोदी सरकार कर देती है। अरुण गोयल जो 1985 बैच के आईएएस हैं, वो रिटायर करते ही, जिस दिन रिटायरमेंट होता है उसी दिन सरकार अरुण गोयल की नियुक्ति चुनाव आयोग में बतौर आयुक्त कर देती है। तभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा बिजली की गति से फाइल कैसे सरकार पास की, मतलब
आज रिटायरमेंट अरुण गोयल का था और आज ही सरकार ने अप्रूव किया, प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी अनुमति दे दी और वो चुनाव आयोग में जाकर चुनाव आयुक्त भी बन गए। इतनी तेज गति से अगर कोई बन रहा है तो जरूर इसमें गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री तो रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष का नेता भी होगा। विपक्ष का नेता का मतलब भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्ता को समझाया कि संसद के अंदर जो सबसे बड़ा विपक्ष है उसका नेता, विपक्ष का नेता आप उसको समझ लीजिए, और भारत के चीफ जस्टिस इस कमेटी में होंगे। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है या जो भी अपने वक्त में रहेंगे, वो तीनों मिलकर चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। एक जज जो थे जस्टिस अजय रस्तोगी ने तो यहाँ तक कहा कि आप किसी चुनाव आयुक्त को हटाएंगे, मतलब वो सरकार को कह रहे थे कि अगर हटाएंगे तो एक कमेटी फैसला करेगी कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है। जाहिर सी बात है, अभी तक जो भी चुनाव आयोग की नियुक्तियां 2015 से लेकर 2022 तक हुई, वो सब मोदी सत्ता ने अपने तौर पे किया, मनमाने ढंग से किया, संविधान का कोई पालन नहीं किया, कोई लिस्ट नहीं निकाली गई। याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि सीबीआई की जैसी नियुक्ति होती है निदेशक की, इसमें भी आप वही प्रक्रिया अपनाइए। जजों की जो नियुक्ति होती है कोर्ट में, न्यायालयों में, कोलेजियम सिस्टम से, वही प्रक्रिया अपनाइए। और प्रशांत भूषण की बात से सहमत होते हुए पांचों जजों ने कहा वही प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, मोदी सत्ता के लिए, पूरी सत्ता के लिए, आप याद रखिए कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 16 राज्यों में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सभी जगह शिकायतें आती है कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त बैठे हैं वो मनमाने ढंग से चुनाव करवाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं, वो एक पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो 366 पेज का फैसला हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे, एक एक फैसले जब पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत स्पष्ट और बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा कि यह सरकार ने जो नियुक्ति की वो गैर संवैधानिक थी, संविधान को नहीं मान रही थी। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट अब ये कहने पे आ गई है यह पूरी की पूरी सत्ता ही, मोदी सत्ता ही गैर संवैधानिक है? हम इस पे बात करेंगे। उसके पहले हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान की जो प्रावधान है और न्यायालयों के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आप नहीं मानेंगे। वो समझ रहा है कि चुनाव आयोग बेलगाम हो गया है, वो सत्ता के इशारे पे चलता है, सत्ता में एक व्यक्ति के इशारे पे चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया, टिप्पणी किया, उसने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए सत्ता के साथ अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र एक आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है अगर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाए। इसका क्या मतलब? चुनाव आयोग चुनाव जो कराता है वो निष्पक्ष नहीं आयोजित करता है। अभी तक जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे, अब चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। कोर्ट ने फिर आगे क्या कहा कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से आप अलग रहेंगे। जो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त हैं वो अपने वेतन के लिए सरकार पे डिपेंड रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप इनके लिए अलग से एक फिक्स बजट रखेंगे ताकि इनको अपनी सैलरी की चिंता नहीं होगी। जजों को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, वैसे ही इनकी भी सुरक्षा होगी। इनको अगर हटाना होगा तो आप इनको कर्मचारी मत समझिएगा, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र संस्था है। इसको हटाने के लिए आपको महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। इनके पास एक अपना सचिवालय होगा
जिसमें आप दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा कि अक्सर सरकार जब चुनाव आयोग में हस्तक्षेप करती है तो वित्तीय सहायता में कटौती करके करती है। मतलब चुनाव आयोग का जो बजट होता है उसमें अगर कट कर दिया जाए तो चुनाव आयोग में जो आयुक्त हैं वो सरकार पे निर्भर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणाम स्वरूप कपटपूर्ण स्थिति होगी। इसके कुशल काम से अलग हो जाएगा। जस्टिस रस्तोगी ने कहा, चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। मतलब 6 साल पूरा करना होगा और ऐसी नियुक्ति होनी चाहिए कि बीच में कोई चुनाव आयुक्त हटाया नहीं जाए। अक्सर आप देखिएगा 2015 से 22 तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, हर साल एक चुनाव आयुक्त आया है, मुख्य चुनाव आयुक्त। काम हुआ, सत्ता ने कहा आप जाइए, उसके एवज में उनको परिणाम दिए जाते हैं, कहीं का गवर्नर भी बनाने का ऑफर मिलता है। 7 सालों में 7 मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं और साथ में बेंच ने कहा हमारी चिंता तो बस यह है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि नियुक्त किया गया व्यक्ति राजनीति से ऊपर हो। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन बताओ बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति आज की तारीख में चुनाव आयोग में आयुक्त के तौर पर बैठा है वो राजनीति से ऊपर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीति के साथ है। और तभी जब ये सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आप जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किए हैं अरुण गोयल की, उनकी नियुक्ति का फाइल लेकर आइए, हम देखना चाहते हैं। हम आपके मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग नियुक्ति कैसे करते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल जो हैं वेंकटरमणी साहब, उन्होंने कहा कि अदालत यह तय नहीं कर सकती कि संसद की ओर से कानून बनाया जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक मेरा फैसला चलेगा। बिल्कुल जोर देकर कहा। जाहिर सी बात है यह फैसला मोदी सत्ता की नींद को उड़ा चुका है। साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पे भी सवाल किया, कहा भारत की मीडिया बेईमान हो चली है। सरकार इसी बेईमान मीडिया के जरिए चुनाव को प्रभावित करती है, जबकि मीडिया का यह काम होना नहीं चाहिए था। मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सभी मीडिया पे सवाल नहीं किया, लेकिन ये जवाब जरूर कहा मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग पक्षपातपूर्ण हो गया है, अपनी भूमिका से अलग हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे फैसले को आप अन्यथा नहीं लें। कोई भी प्रक्रिया जो इस न्यायालय के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है उस पर हमेशा विचार किया जाएगा। एक बार जब नतीजे आ जाते हैं तो मामला काफ़ी हद तक एक फितरत बन जाता है। अब्राहम लिंकन को कोट किया गया। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए घोषित किया था। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को अब्राहम लिंकन को क्यों कोट करना पड़ा? क्या वाकई में सरकार असंवैधानिक हो गई है? क्या अब 2024 तक आते आते कहीं स्थिति यह नहीं बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े यह सरकार ही पूरी तरह से असंवैधानिक है? चुनाव के जरिए ही तो लोकतंत्र चलता है, और जब चुनाव आयुक्त को ही आप प्रभावित कर देंगे, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को ही आप मनमाने ढंग से करेंगे, फिर लोकतंत्र का क्या रह जाएगा? मतलब चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त है वो लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र को छलावा दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस फैसले पे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि मौजूदा दौर में जो भी चुनाव आयुक्त है सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ने ही किया है। अनुमोदन लॉ मिनिस्ट्री को करना होता है। अरुण गोयल की नियुक्ति में अनुमोदन भी लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाम भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने उस नाम को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उसका अनुमोदन कर दिया और 24 घंटे के अंदर नियुक्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को पढ़ें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ तौर पे आपका हर शब्द
कई बार होता है कि हम बहुत चीज़ें खुलकर नहीं कहते, लेकिन शब्द जो होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे इशारे एक साथ दे देते हैं। अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया था, यही तो दिखाया गया था। ये एक व्यक्ति तानाशाह की भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि एक व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पे सबकी नियुक्ति कर रहा है, संविधान को मान नहीं रहा है, जबकि जो व्यक्ति नहीं मान रहा है वो खुद संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस संदर्भ में कहा? चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का केस ले लीजिए, उसका भी फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर, उनका भी एक केस था नियुक्ति का। चीफ विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय निगरानी आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उस पे भी मुकदमा चला था। हालांकि वो एक दौर था कि जब डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उसके पहले का वो दौर था कि हर फैसले सरकार के साथ हो जाते थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप आज के फैसले को मान लीजिए कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो गया है, क्रांतिकारी फैसला है, अपने लिहाज से है। विपक्ष की भूमिका को तय किया गया है, सत्ता बेलगाम नहीं हो सकती, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में आप देखिए कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, फेडरल इलेक्शन कमीशन अमेरिका का, वहाँ चुनाव आयुक्त जो बनते हैं उसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टी के लोग मिलके नॉमिनेट करते हैं। अगर संसद एक कानून बना देती है कि विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी सत्ता हो। मैं सिर्फ मौजूदा सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की भी सत्ता में ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संसद क्या करती है, अब तक क्यों कानून नहीं बनाई, इसमें कोई कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि जो नियुक्ति की शक्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, यह देश भर में बड़े पैमाने पर हो रहा है। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों का भाग अब चुनाव आयुक्त के हाथों में होता है। महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं, जो इसके मामले को नियंत्रित करता है। मतलब क्या है, आपको याद होगा कि लोग शिकायत करते हैं, मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मेरा वोट पड़ गया, मैंने दिया नहीं। ये सारे सवाल चुनाव आयोग दरकिनार कर देता है। इन्हीं शिकायतों पर आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं, जो सारे मामले को नियंत्रित कर देते हैं। सारे मामले जो शिकायत आते हैं उसको नियंत्रित कर दिया जाता है। लोकतंत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सत्ताधारी दल इसे कायम रखने का प्रयास करे। फिर वही सवाल पलटकर सत्ता पे सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता पर दागा है कि सत्ताधारी दल लोकतंत्र को कायम नहीं रखना चाहते। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य करना उनका कर्तव्य है। और अपने फैसले में जो एक और महत्वपूर्ण बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा एक पर्याप्त और उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र जटिल रूप से लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मत पत्र की शक्ति सर्वोच्च है, मतलब वोट की शक्ति सर्वोच्च है, जो सबसे शक्तिशाली दलों को अपदस्थ करने में सक्षम है। मतलब वोट की शक्ति का भी जिक्र हुआ है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग वोट की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। मतलब फैसले में आप जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के बारे में ही तो टिप्पणी है। शायद वो दिन आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि पूरी सत्ता ही असंवैधानिक है। हालांकि आप चुनाव आयोग को देखिए कि चुनाव आयोग हमारे यहाँ कब से काम करना शुरू किया। 21 मार्च 1950 से चुनाव आयोग हमारा काम करना शुरू किया। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन, जो 1958 तक रहे, मतलब 8 साल वो भारत के चुनाव आयुक्त रहे। और आपको इसमें बड़ी एक अच्छी बात बताएंगे, उस वक्त सभी पार्टियां चुनाव लड़ी थी 1952 में। कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस तो थी, समाजवादी पार्टी, उस समय समाजवादी पार्टी का अलग नाम था, ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ी थी। और जब चुनाव संपन्न हो गया था तो सारी पार्टियों, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ी थी उस वक्त,
सभी पार्टी के नेताओं ने जाकर सुकुमार सेन को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया था कि बड़े शानदार आपने चुनाव किया है, बड़े निष्पक्ष चुनाव किया है। एक भी शिकायत किसी ने उस वक्त नहीं किया था। उस वक्त आप नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जाइए, अखबार के पन्नों को पलटना शुरू कीजिए। 1952 के चुनाव में क्या हुआ था? सुकुमार सेन के लिए सभी दलों के नेताओं ने भोज का आयोजन किया था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस वक्त। 8 साल उन्होंने। उसके बाद स्थिति क्या हुई? उसके बाद सुकुमार सेन के बाद के सुंदरम 9 साल चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद TN शेषन 1990 से 1996 तक 6 साल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। लेकिन उसके बाद स्थिति कांग्रेस के ज़माने में भी स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। हाँ, कांग्रेस एक करती थी। कांग्रेस के वक्त में, यूपीए के वक्त में ये होता था कि 2 साल 3 साल तक रहते थे। लेकिन ये सत्ता ने तो हल कर दी कि 1 साल पूरा नहीं होता है कि आप जाइए, दूसरे को हम ले आते हैं। मौजूदा दौर में अभी जो चुनाव आयोग है उसमें 3 चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त हैं, अरुण गोयल की नियुक्ति हुई नवंबर 2022 में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की। आप लोग सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाते रहिए। सोशल मीडिया पे अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आपस में विचार विमर्श कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। भारत के संविधान ने ही हमें आज़ादी दी है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, यह आज़ादी हमें भारत के संविधान ने दी है। अगर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जागेगा कब? 7 सालों के बाद तो सुप्रीम कोर्ट जागा है। बहुत बहुत शुक्रिया।